हेलो हेलो हेलो। हाँ जी। जल्दी लेके आना। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए फटाफट जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, क्या मेरी आवाज सभी बच्चों तक पहुंच रही है? फर्स्ट एवरीवन। हाँ जी। तो चलिए, जितने भी प्यारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको एक बार कमेंट बॉक्स में वो भी लिख के बता दें कि सर आ, मेरी आवाज, मुझे भी आवाज आ रही है और मुझे भी सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो न्यू स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनको एक बार बता दें कि ये क्लास हमारी 2 बार चलती है। मॉर्निंग में 10 AM पर, और इवनिंग में पहले 9 बजे होती थी रात को, लेकिन आज से ये इवनिंग में इसका टाइम जो है वो चेंज हो चुका है। और इसका जो इवनिंग का टाइम रहेगा वो रहेगा 3 to 4। क्या रहेगा बच्चों? 3 to 4। चलिए, ये टाइम लिख लीजिए फटाफट जल्दी से। 3 PM to 4 PM इवनिंग का टाइम जो रहेगा 3 to 4 रहेगा। और इस टाइमिंग पर आपकी डेली वोकैबुलरी की क्लास होगी। ठीक है, डेली वोकैबुलरी की क्लास होगी 3 to 4। ठीक है भाई। और मॉर्निंग में रहती है आपकी 10 AM पे ग्रामर। ये दोनों लाइव क्लास होती है यूट्यूब पे। आप लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं तो लाइव देख सकते हैं, और अगर आपको इसके बाद रिकॉर्डेड क्लास भी चाहिए या पीडीएफ इसके बाद बाकी सारी चीजें, तो ये आप सारी मिलेंगी आपको कैडेट डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन पे। किस पे? कैडेट्स डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन पे सारी पीछे की प्रीवियस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको वहां पर मिल जाएंगी, प्लस पीडीएफ के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। अच्छा, मैंने प्रेपोजिशन चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा, और हमने प्रेपोजिशन के बेसिक्स की धज्जियां उड़ा के रखी हुई हैं। तो हमने इस बेसिक्स में ये कॉन्सेप्ट ऑफ होम, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ हो गया था या नहीं हुआ था। एक बार जल्दी से लिख के बताओ फटाफट, ये हो गया था कि नहीं हुआ था? मुझे तो ऐसा लग रहा है ये हो गया था, और शायद यहां से स्टार्ट करना है। एक बार फटाफट जल्दी से लिख के बताओ तेजी के साथ। हाँ जी। एक सवाल है जिसका जवाब बहुत बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। और सवाल क्या है? सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि सवाल ये है। और अगर मैंने आपके दिल की बात को परख लिया हो बिना आपसे पूछे, तो कमेंट बॉक्स में इतने दिल मारो एनडीए वालों कि खड़गवासला तक आवाज जाए। अच्छा, हो गया है कॉन्सेप्ट ऑफ होम। हो गया है। चलिए, ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट ऑफ होम फिर से देख लेते हैं, जिस बच्चे ने नहीं किया है और जिनका रिपीट ऑन करना है वो देख लीजिए दोबारा से। 2 सेकंड लूंगा। कॉन्सेप्ट ऑफ होम एक बार फिर से। जी हाँ। चलिए भाई, तो आज का हमारा, तो इस सवाल का जवाब मैं अभी क्लास के बीच में दूंगा, इंतजार करें तब तक। कॉन्सेप्ट ऑफ होम क्या है? ध्यान से सुनो। जो ये होम वर्ड है ये 2 तरीके से इस्तेमाल होता है, ध्यान से सुन लेना जरा। ये जो होम वर्ड है ये 2 तरीके से इस्तेमाल होता है। एडवर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होता है, और ये नाउन के रूप में भी इस्तेमाल होता है। क्या बोला मैंने? एडवर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होता है और नाउन के रूप में भी इस्तेमाल होता है। अब क्वेश्चन ये है कि एडवर्ब से पहले तो प्रेपोजिशन नहीं आता, तो हम यहां पर टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये नाउन है तो नाउन के पहले तो हम प्रेपोजिशन लगा सकते हैं, उस समय ये टू सही होगा। तो सारा क्वेश्चन ये खड़ा होता है
कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये कब टू होगा, कब ये प्रेपोजिशन लगेगा और कब नहीं लगेगा, यानी कि कब ये एडवर्ब का रूप लेगा और कब ये नाउन का रूप लेगा। तो आप ऐसे समझो, अगर आपको ऐसा दिखाई दे कि होम वर्ड से पहले, इस होम वर्ड से पहले या तो आपको कोई आर्टिकल दिखाई दे, क्या दिखाई दे, आर्टिकल, या कोई आपको डिटर्मिनर दिखाई दे, कोई एडजेक्टिव वगैरह दिखाई दे, तो इसका सीधा सा ये मतलब है कि एडजेक्टिव अपने पीछे क्या लेता है, नाउन, आर्टिकल अपने पीछे क्या लेता है, नाउन। तो ये कंफर्म हो जाता है कि उस समय ये किसका काम करेगा, नाउन का। लेकिन अगर होम और उस समय आप इसमें टू प्रपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कहां होगा, उस आर्टिकल डिटर्मिनर से पहले टू का इस्तेमाल होगा, ठीक है, ये लीजिए। लेकिन अगर होम वर्ड से पहले कोई आर्टिकल नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है या कोई डिटर्मिनर नहीं है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप उससे पहले फिर टू प्रपोजिशन का इस्तेमाल भी नहीं करोगे, क्योंकि उस समय पर ये किसका काम करेगा, एडवर्ब का। ये हो गया पहचानने का तरीका। अब इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो जल्दी से जो कुछ भी आप कर रहे हो, फिर मैं इसका आपको रीजन बताता हूं, फिर आपको एग्जाम्पल देता हूं। वोकेबलरी थंबनेल में तो 9 PM लिखा है, नहीं बेटा उसे मैं चेंज करवाऊंगा, उसके लड़के का ध्यान नहीं रहा होगा। आज शाम को 3 से 4 होगी, 3 to 4 PM, ठीक है। चलो पहला एग्जाम्पल, क्या ये सही है या गलत है। दूसरा एग्जाम्पल, क्या ये सही है या गलत है। तीसरा एग्जाम्पल, क्या ये सही है या गलत है। चौथा एग्जाम्पल, क्या ये सही है या गलत है। फटाफट जल्दी से बताओ। दे वेंट टू माई होम यस्टरडे। चलिए देखो, यहां पर होम से पहले आपको क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनर दिया हुआ है, पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव माय अपने पीछे क्या लेता है, नाउन लेता है। तो यहां होम किसका काम कर रहा है प्यारे बच्चों, नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। यहां जाओ, आई विल, इसका मतलब यहां पर इससे पहले टू सही है, क्योंकि नाउन है तो टू सही है। आई विल गो टू राजूज हाउस, अब राजू का अधिकार दिखाया गया है होम पे, तो इसका मतलब अधिकार जो है, पोजेशन जो है, किसके ऊपर दिखाया जाता है, नाउन के ऊपर दिखाया जाता है। तो इसका मतलब यहां पर भी टू सही है। नेक्स्ट, शी ऑफन गोज होम, अब होम से पहले आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा यहां पर, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का। तो यहां पर ये सही है, कोई नहीं, टू नहीं दिया। अगर ये एग्जाम में दे देता आपको, शी ऑफन गोज टू होम, तो उस समय पर ये गलत होता, ठीक है भाई। नेक्स्ट, व्हेन विल ही रिटर्न होम, अब होम से पहले आपको यहां कुछ नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब ये किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, यहां कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हुआ, हमने उड़ा दिया इसको, ठीक। चलिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है, जी हां अगला कॉन्सेप्ट। अगले कॉन्सेप्ट से पहले फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिलने वाला है, लेकिन मैं आपको 3 डेट दे रहा हूं, 3 डेट्स आपके पास, 13, 14, 15। एक डेट चूज कर लो, 13, 14, 15, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल और 15 अप्रैल। एक डेट चूज कर लो जिस डेट में आप मैराथन चाहते हो, और वो मैराथन करने के बाद ये मान लो कि एनडीए वाला हो या सीडीएस वाला हो या आर्मी क्लर्क वाला हो, पेपर छपेगा उसमें से, जिसका 17 तारीख को भी अप्रैल में एग्जाम है, ठीक है। और एमटीएस वगैरह के लिए तो फिर अभी एयरफोर्स के लिए टाइम है, ठीक है, लेकिन वो बच्चे भी करेंगे, क्योंकि इस मैराथन में बहुत सारा कंटेंट मैं करवाने वाला हूं। और सबसे अच्छी बात है कंटेंट का लेवल, क्योंकि एनडीए के लिए जा रहा है तो ओपी लेवल रहने वाला है, ठीक है।
तो 13, 14th एंड 15th, ये दोनों आप डेट, इन तीनों में से आप डेट चूज कर लेंगे और इन्हीं में से ही आपका जो है मैराथन का डेट रख दिया जाएगा। ठीक है भाई, अब आ जाओ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले ये देखो, अगर मान लो मैंने आपसे कहा आई एम सीनियर टू यू, फिर मैंने आपसे कहा आई एम आई एम टॉलर देन यू। अब ये दो सेंटेंस हैं, इनको हमें जोड़ना है। जोड़ना है मतलब सिंथेसिस करना है इनका, सिंथेसिस। अब यहां पर जो टॉलर एडजेक्टिव है इसके साथ क्या इस्तेमाल हो रहा है, देन। यहां पर जो सीनियर एडजेक्टिव है इसके साथ क्या यूज हो रहा है, टू। क्यों? क्योंकि जितने भी आई ओ आर वाले वर्ड होते हैं ये अपने पीछे क्या लेते हैं, टू। और जितने भी ई आर वाले वर्ड होते हैं ये अपने पीछे क्या लेते हैं, देन। या मोर वाले एडजेक्टिव जो होते हैं वो अपने पीछे लेते हैं देन। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। अब है क्या कि जब तुमने इसको अलग अलग लिख के रखा तो सीनियर टू टॉलर देन, लेकिन जब मैं इस पूरे को एक साथ जोड़ूंगा तो कॉमन पार्ट ऑफ स्पीच तो बाहर आ जाएगा। क्या लिखेंगे हम इसको, आई एम। दोनों में से आपने आई एम कॉमन ले लिया। अब ये आई एम दो बार तो नहीं लिखोगे। आई एम सीनियर, आई एम सीनियर लिख दिया। एंड कंजक्शन लगाना पड़ेगा तभी तो दो अलग अलग एडजेक्टिव जुड़ेंगे। आई एम सीनियर एंड टॉलर। अब यू कॉमन है तो मैंने यू लगा दिया यहां पर। टॉलर के पीछे क्या आ रहा है, देन आता है, टॉलर के पीछे देन लगा दिया। लेकिन ये सेंटेंस अभी भी गलत है। क्या मिस्टेक है इसके अंदर, फटाफट बताओ जल्दी से। क्या मिस्टेक है इस सेंटेंस के अंदर? इन दोनों को मैंने जोड़ा है। क्या किया है, जोड़ना है। हिंदी में है जोड़ना और इंग्लिश में कहते हैं इसको सिंथेसिस करना। ये मैंने दो एडजेक्टिव जोड़े हैं। एडजेक्टिव वन, इसे मैं ए वन कह देता हूं, और ये है एडजेक्टिव टू, ये ए टू हो गया। क्या मिस्टेक है इसके अंदर? देखिए क्या गलती है। आप लोग पहचान गए कि सर यहां टॉलर के पीछे तो देन लगा दिया आपने, लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो सीनियर के पीछे भी क्या ही माना जाएगा, देन ही माना जाएगा, जो कि गलत है। तो आपको क्या करना पड़ेगा ऐसी कंडीशन में, आपको यहीं पर सीनियर के पीछे टू लगाना पड़ेगा। तो बनेगा आई एम सीनियर टू यू एंड आई एम टॉलर देन यू। तो अब सीनियर अपने पीछे क्या ले रहा है, टू, और टॉलर अपने पीछे क्या ले रहा है, देन। तो कहने का मतलब यह है कि अगर दो एडजेक्टिव या दो वर्ब, दो एडजेक्टिव या दो वर्ब अलग अलग प्रेपोजिशन लेते हैं तो वो अलग अलग ही शो करना है, यानी कि अलग अलग ही शो करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर प्यारे बच्चों यहां पर सीनियर की जगह आई एम स्मार्टर होता, आई एम स्मार्टर, क्या यहां पर आपको टू लगाने की जरूरत थी? या ये सेंटेंस अभी सही है? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो के बताओ। आई एम स्मार्टर, मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट भी हूं और बड़ा भी हूं। तो स्मार्टर के साथ भी क्या आता है, देन, और टॉलर के पीछे भी क्या आता है, देन। तो दोनों केस में जब एक ही वर्ड कैरी हो रहा हो तो अलग अलग, अब ये नहीं कि आई एम स्मार्टर देन एंड टॉलर देन, वो आपको अलग अलग कब लगाना है, जब डिफरेंट डिफरेंट प्रपोजिशन कैरी हो रहा हो। तो अभी बताओ जल्दी से, सही है ना? नो, बिल्कुल। तो इसका मतलब यहां कोई जरूरत नहीं है। बट अगर मैं यहां सीनियर लिख रहा था तो सीनियर लिखने पे टू आपको लगाना पड़ेगा। सीनियर लिखने पे आपको टू देना पड़ेगा। तो चलिए यही चीज मैं आपको यहां सिखाना चाह रहा था। फटाफट इस क्वेश्चन में मुझे समझा दीजिए कि क्या है। ये डेफिनेशन में यही लिखा है। अब आपको इसे रटने की जरूरत नहीं है, मैंने समझा दिया आपको पूरा। फटाफट बताओ जल्दी से।
चलिए देखो, वाइजर के साथ ईआर वाला जो वर्ड होता है, ठीक है, ईआर वाला जो एडजेक्टिव होता है वो देन लेता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन सीनियर के साथ क्या आ जाएगा यहां पर? टू आ जाएगा। नेक्स्ट, अजय इज कॉन्शियस एंड एंगेज्ड इन हिज वर्क। देखिए, एंगेज के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आती है, किसी काम में एंगेज होना मतलब बिजी होना, इन्वॉल्व होना, इन। लेकिन कॉन्शियस के साथ क्या यूज होता है? कॉन्शियस के साथ यूज होता है ऑफ। तो बनेगा क्या? अजय इज कॉन्शियस ऑफ हिज वर्क, अपने काम से क्या है? कॉन्शियस है। और अजय इज एंगेज्ड इन हिज वर्क, तो यानी कि दोनों सही हो गए। चलो एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4। हाँ जी, तो क्या होगा? हर मदर इज इनडिफरेंट। देखिए, इनडिफरेंट की फिक्स प्रपोजिशन क्या होती है? इनडिफरेंट के पीछे फ्रॉम ना लगाओ बे। इनडिफरेंट की फिक्स प्रपोजिशन होती है टू। और एंग्री की फिक्स प्रपोजिशन क्या है? अगर पर्सन के साथ आप नाराज है तो एंग्री विद, और इनडिफरेंट टू समवन। तो यहां पर क्या आना था? टू आना था, और यहां पर विद सही है। नेक्स्ट, हिज ड्रेस इज डिफरेंट एंड चीपर देन, तो ई आर वाला वर्ड आ गया। अब ई आर के साथ तो देन सही है, लेकिन डिफरेंट के पीछे क्या आएगा? डिफरेंट के साथ आएगा फ्रॉम। डिफरेंट फ्रॉम, ठीक है मेरे भाई। डिफरेंट के साथ क्या आना था यहां पर? डिफरेंट फ्रॉम। देखो, इनडिफरेंट अलग होता है, इनडिफरेंट का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड। नॉट इंटरेस्टेड, किसी काम में इंटरेस्ट ना रखना। नॉट इंटरेस्टेड इन एनी वर्क। अच्छा, नॉट इंटरेस्टेड इन एनी वर्क। यहां तक समझ में आ गया सभी को? यहां तक क्लियर है? चलो, ये हो गया कवर आपका। यहां तक अगर आपका कंप्लीट हो गया हो यहां तक, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो यस सर, डन। नेक्स्ट, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहे हैं। तो है? अच्छा, कहां से हो आप? अलीगढ़, यूपी? तो जब 9th क्लास में पढ़ते थे, कौन से ईयर में उस टाइम पे तुम? कोविड वाले टाइम पे? कोविड के बाद से? तुम 10th? तुम कहां से हो? मिर्जापुर, यूपी? सारे यूपी। चलो नेक्स्ट, इनडिफरेंट, इनडिफरेंट के पीछे टू। तो इनडिफरेंट का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड, और डिफरेंट का मतलब होता है अलग होना। तो ये दोनों वर्ड अलग अलग हैं भाई, कभी एक ही मान लो इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगले कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये मैं आपको पहले समझा देता हूं। डन, ओके। बेटा जो कह रहे हैं ना कमेंट बॉक्स में कि सर प्रिंटेबल पीडीएफ, उसका 2 मिनट रुक जाओ, उसका मैं जवाब दूंगा कि इस चैप्टर की प्रिंटेबल पीडीएफ किस लिए पॉसिबल नहीं है। ध्यान से सुनना, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट की भी मैं नहीं देने वाला था, लेकिन क्योंकि वो छोटा चैप्टर था, उस छोटे से चैप्टर में हुआ क्या कि वो मैंने जितने भी करेक्शंस करने थे, एक्चुअल में होता यह है कि मैं जब भी हर बार पढ़ाता हूं तो अपने नोट्स और अपने कॉन्सेप्ट्स को अपडेट करके पढ़ाता हूं, और क्वेश्चंस की संख्या भी ज्यादा रखता हूं और लेवल भी बढ़ा के रखता हूं। तो मैं नहीं चाह रहा था कि जो मैं ऑलरेडी पिछले 6 महीने पहले पढ़ा चुका हूं वही कॉन्सेप्ट और वही क्वेश्चंस वही चीजें सेम लेके आऊं, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है अपने आप को इंप्रूव करना, चाहे थोड़ा सा इंप्रूव करो अपने उसमें, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो यहां पर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने परीक्षा एप्लीकेशन पे सिलेबस खरीदा था, और उनके प्रेपोजिशन के नोट्स और इन प्रेपोजिशन के नोट्स में जो इस बैच में पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल आपको धरती आसमान का फर्क आएगा। वो बच्चे, उन्होंने कई बार ने कहा कि सर उसमें तो आपने इतना नहीं पढ़ाया था, लेकिन ये नहीं कि मैंने वहां गलत पढ़ाया था। वह तब से और अब से, अगर मैं इसके बाद 6 महीने बाद बैच लेके आऊंगा ना, तो आपको मेरे अगले 6 महीने के बैच में और कुछ एक्स्ट्रा नजर आएगा। देखिए, एक अच्छा स्टूडेंट और एक अच्छा टीचर वही है जो हर दिन अपने आप को अपडेट करे, जो बैठ बैठ कर चीजों को हर दिन लिखना चाहे। आप कमेंट बॉक्स में फटाफट किसी से पूछ लो एक बार, जो बच्चे परीक्षा एप्लीकेशन पे पढ़े थे पिछली बार प्रेपोजिशन, वो एक बार कमेंट में लिख के बता दो, और कमेंट पढ़ लो जरा। तो है क्या कहानी कि जैसे ही हम कुछ को अपडेट करते हैं तो आपको पुरानी चीजें नहीं दे सकते।
ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है, छोटा होता तो मैं 2 दिन में इसको कर देता पूरा, लेकिन बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा 2-4 दिन का वेट करना पड़ेगा। पढ़ लो जरा एक बार कमेंट बॉक्स में। देख लो, कमेंट पढ़ लो अब जरा, बहुत डिफरेंट है। फिर से नोट्स बना रहे हैं वही ना, तो भाई मैं, मेरे को झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, जो मैं मेहनत करता हूं, जो कलम ये चलती है ना यहाँ पे, मेरे को वही अच्छी लगती है, ठीक है। और अगली बार जब तुम 6 महीने बाद अपने किसी छोटे भाई बहन को बोलोगे ना पढ़ने के लिए, तो तुम्हें और उसमें बिल्कुल और अंतर नजर आएगा। और जिस दिन तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे ना, उस दिन तो भाई साहब अगर कोई टेक्नोलॉजी आ गई ना, तो 3D में ही पिक्चर दिखाया करूंगा उन्हें, प्रपोजिशन भाग के आएगा, ठीक है। और जैसे शादी कराई थी ना उस दिन प्रपोजिशन की, बिल्कुल रियल में होगी। तो अपडेट देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, आदमी को अपडेट करना जरूरी है चीजों में। इफ एन ऑब्जेक्ट प्रिसीड्स एन इन्फिनेटिव, यदि किसी इन्फिनेटिव से पहले, इन्फिनेटिव तो जानते हो 2+V1 से पहले, प्रिसीड का मतलब होता है पहले, अगर किसी इन्फिनेटिव से पहले कोई ऑब्जेक्ट आया हुआ है, एंड द इन्फिनेटिव डिनोट्स पर्पस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, और ये जो इन्फिनेटिव है इस ऑब्जेक्ट का उद्देश्य क्या दिखाता है, उद्देश्य दिखाता है, पर्पस दिखाता है, तो प्रपोजिशन विल बी यूज्ड आफ्टर द गिवन इन्फिनेटिव। इसके बाद किसका इस्तेमाल होगा, प्रपोजिशन का इस्तेमाल होगा, और लेकिन इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से। देखो क्या है, यदि किसी इन्फिनेटिव से पहले ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का उद्देश्य दिखाया गया है इस इन्फिनेटिव के माध्यम से, तो आपको उस प्रपोजिशन, उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या लगाना पड़ेगा, प्रपोजिशन लगाना पड़ेगा। कैसे, पहला एग्जांपल, दूसरा और तीसरा। जैसे कि देखो पहला एग्जांपल क्या है, मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे लोगों के पास, हैव नो हाउस, घर नहीं है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, सही है। मैनी ऑफ देम हैव नो हाउस टू लिव, अब यहां पर जो हाउस है ना, जो ये ऑब्जेक्ट था, हैव नो हाउस, वाई, क्यों, टू लिव, तो इसका मतलब है इस इन्फिनेटिव से पहले जो ये ऑब्जेक्ट दिया है, इसका उद्देश्य बता रहा है कि इस हाउस का उद्देश्य क्या है, रहने के लिए, तो आपको प्रपोजिशन लगानी पड़ेगी। अब हाउस के अंदर रहते हैं हम लोग, तो हाउस के हिसाब से प्रपोजिशन लगा दो कि घर के अंदर ही तो रहता है इंसान, तो आंसर क्या हो जाएगा, टू लिव इन। अगर तुमने यहां प्रपोजिशन नहीं लगाई तो ये गलत हो जाएगा। या तो एक काम कर लो, या तो इस टू लिव को हटा दो और ये रहेगा ही नहीं पेपर में, बट ऐसा मत कर देना कभी इसको हटा दो, जब इन्फिनेटिव दे दिया, पर्पस दे दिया, तो प्रपोजिशन ही लगाना पड़ेगा आपको। तो फिर क्या हो जाएगा इसका, टू लिव इन। लेकिन अगर नहीं होता, जैसे यहां है हाउस, उसके बाद दिया ही नहीं पर्पस, तो प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है, तो यहां पर आ जाएगा टू लिव इन। क्वेश्चन नंबर 3, ही डज नॉट हैव अ चेयर, उसके पास एक चेयर नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर उसने कह दिया ही डज नॉट हैव अ चेयर, उसके पास चेयर नहीं है, लेकिन चेयर किस लिए, टू सिट, बैठने के लिए, तो अब चेयर के ऊपर बैठेगा, तो बताओ जल्दी से फटाफट क्या प्रपोजिशन आएगी। शी हैज अ पेन, उसके पास एक पेन है, बिल्कुल सही है, लेकिन शी हैज अ पेन टू राइट, तो लिखने का उद्देश्य पेन के साथ लिखना, बताओ दोनों में प्रपोजिशन। सर मैं 1 साल से आपके चैनल से प्रिपरेशन कर रहा हूं, 2 बार एयरफोर्स में फेल होने के बाद मेरा एसएससी जीडी 2023 का पेपर क्लियर कर दिया है। थैंक यू की स्पेलिंग तो सही लिख ले बुड़बक, थैंक यू सर, ठीक है। मेरी तरफ से बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपको, और अभी जंग खत्म नहीं हुई है, पेपर क्लियर हुआ है, अभी आपको फिजिकल भी करना होगा, और भाई फिजिकल में मैं आपको सलाह देता रहता हूं फिजिकल की, खुद देखो तुम्हें मेरे में भी चेंज नजर आ रहे होंगे, कितना कमजोर सा हो गया हूं मैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, सही है, ज्यादा हैवी होना भी ठीक नहीं है, थोड़ा सा फिर ना वो गलत हो जाता है, जितना ज्यादा हैवी होता है थोड़ा सा पतला होना ज्यादा सही है, तो मैं आजकल वेट घटा रहा हूं, ठीक है, कुछ दिनों में आपको बिल्कुल माइनस में दिखाई दूंगा इतना सा, ठीक है। चलिए, तो भैया चेयर पे बैठने के लिए क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। और भाई जिस दिन एसएससी जीडी के तो बहुत बच्चों ने क्लियर किया, जिस दिन तुम्हारा और भी बच्चे जिनका सिलेक्शन हो जाए उस दिन, ठीक है, मिठाई नहीं लाना है, कुछ और लेके आना है, अच्छी सी खाने की चीज,
ठीक है, मिठाई में आप थोड़ा सा एक पाव लेके आ सकते हो मुंह मीठा कराने के लिए, लेकिन कुछ अच्छी सी चीज लेके आना जो हेल्दी सी लगे। चूरमा बनवा के लाना घर से। राइट पेन, पेन के साथ विद, ठीक है, या लड्डू बनवा के लाना। चलिए आजा भाई, लगाओ। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो कि यस सर हो गया है। शादी के बाद और भी पतले हो जाओगे? क्यों बे, शादी के बाद सब पतले हो जाते हैं बे, नालायक आदमी। कटिंग कर लो सर। कटिंग बालों की? बाल बड़े हो गए क्या? हाँ यार थोड़े से बड़े तो हो गए। हाँ कराऊंगा यार कटिंग। है यार, तू पिटाई खाएगा क्या? जल्दी ले गया। हाँ भाई तुम बताओ तब तक। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रिमेनिंग क्वेश्चंस के आंसर सेंड करवा दीजिए खुशागर द्विवेदी। द्विवेदी जी आपको आंसर क्या सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैंने उसमें आधे का सॉल्यूशन बना दिया है, वीडियो अपलोड करवा दूंगा एप्लीकेशन पे, और आधे जो बचे हुए हैं उनका कर दूंगा कल कल तक। एनडीए मैराथन कब होगा बेटे? एनडीए मैराथन, एनडीए मैराथन जो है मैंने अभी 2 डेट दी हैं, 13, 14 और 15, 13, 14 और 15, इनमें से एक में ही होगा। सर मुझे अब डर लग रहा है कि मैं फिर से 6 महीने लेट ना जाऊं एनडीए में। तिवारी जी अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो देखो जीएटी में तो हम नहीं जाने देंगे, उसके लिए तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इंग्लिश ही है जो आपको धोखा नहीं देती। ठीक है, सर आपने कहा था कानपुर आएंगे। बेटे एग्जाम के बाद कानपुर आएंगे, अभी एग्जाम होने दो। कहाँ है? कौन सा है? आ गया? अच्छा, चेक कर लिया अगर नहीं तो। चलिए ओके प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। सर रनिंग करने में पैरों में दर्द दर्द होता है, 15 दिन हो गए हैं। बेटे वो सबके होता है, मेरे भी होता है। मेरा तो वेट भी 96 kg था जब मैं, आजकल तो चेक करूंगा लगभग मुझे लग रहा है 47 ही रह गया। ठीक है, कम हो रहा है वैसे मेरा वेट। ओके चलिए भाई। ठीक है, हाँ जी। तो मेरे भाई बेसिक्स जो था आपका, जो अभी तक आपने पढ़ा ना, एक्चुअल में इतना तो जनरली प्रेपोजिशन पढ़ते ही नहीं लोग, लेकिन वो मैंने बेसिक्स पढ़ाया। अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है यहां से। अब मैं आपको सबसे पहले देखो क्या पढ़ाऊंगा इसमें। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा पेयर ऑफ वर्ड्स, जो एग्जाम में भर भर के आते हैं। क्या आते हैं? भर भर के। ठीक है, भर भर के आते हैं भाई पेयर ऑफ वर्ड्स। फिर आएगा सिंगल वर्ड। पेयर ऑफ वर्ड का मतलब जैसे कि मान लो एक वर्ड है एंग्री, खूब आते हैं। एंग्री के साथ विद भी लगेगा, एंग्री के साथ एट भी लगेगा। ये होते हैं पेयर ऑफ वर्ड। सारे पेयर कराऊंगा जितने भी आपके आते हैं एग्जाम में। फिर सिंगल वर्ड, और लास्ट में मैं तुम्हें कराऊंगा कौन सी चीज कि ऑन, ऑन का इस्तेमाल कहां कहां होता है। फिर ओवर, ओवर का इस्तेमाल कहां कहां होता है। अंडर, अबव, बिलो, बिसाइड, बिसाइड्स, इनटू, इन, जो ये वाली चीजें होती है ना, ये लास्ट में कराऊंगा, सबसे लास्ट में। ठीक है, चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स। और सबसे ज्यादा पेपर में जो आते हैं वो या तो आते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स या आते हैं सिंगल वर्ड फिक्स प्रेपोजिशन वाले। ठीक है मेरे भाई,
चलो अभी तक तो तुम बेसिक्स कर रहे थे। तो सबसे पहले है पहला पेयर जो है वो क्या है, पार्ट। ठीक है, अब ध्यान से सुनते रहना जरा एक एक को। पार्ट के साथ दो प्रपोजिशन आती है, या तो आती है पार्ट फ्रॉम या आती है पार्ट विद। ठीक है, अगर आप किसी व्यक्ति के साथ, पर्सन, अगर आप किसी व्यक्ति के साथ अलग हो रहे हैं, मतलब आप मुझसे अलग हो रहे हैं, ठीक है, दो दोस्त आपस में अलग हो रहे हैं, ठीक है, तो पार्ट फ्रॉम। लेकिन अगर आप बिलोंगिंग्स या किसी सामान से अलग हो रहे हैं तो उसे कहेंगे पार्ट विद। मान लो रोहन मोहन से अलग हो रहा है तो पार्ट फ्रॉम। लेकिन जब रोहन मोहन से अलग हुआ तो संपत्ति के साथ अलग हुआ, भैया आधी प्रॉपर्टी मुझे दे दे, तो उस समय प्रॉपर्टी के लिए फ्रॉम नहीं लगाएंगे, प्रॉपर्टी के लिए क्या लगाया जाएगा, विद का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा, विद का इस्तेमाल होगा। मान लो तुमने किसी को गिफ्ट दिए थे और तुम्हारा ब्रेकअप हो गया आगे चल के, तो तुम उससे जो गिफ्ट दिए थे वो भी तो वापस लोगे सारे के सारे। तो जब किसी से अलग हुए तो फ्रॉम, लेकिन जब गिफ्ट लेकर बोला भाई गिफ्ट के साथ अलग होऊंगा मैं, तो गिफ्ट भी लेऊंगा वापस, तो उसको क्या बोलोगे, विद। आगे बात समझ में। तो इसका मतलब है ही, पहला क्वेश्चन फटाफट, ही पार्टेड हिज एंटायर प्रॉपर्टी, तो पहले में बताओ क्या आएगा। अब माइजर, माइजर मतलब कंजूस, एक कंजूस आदमी मनी मतलब पैसे से अलग नहीं हो सकता। When she parted her mother, जब वो अपनी मां से अलग हुई तो she was in tears, वो आंसुओं में थी। It always hurt, ये हमेशा हर्ट करता है जब तुम अपने किसी loved one मतलब किसी बाबू सोना से अलग होते हो। सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा जी, आंखें खोल दी आज तो आपने हमारी ये बता के, शुक्रिया। पहला प्रॉपर्टी के साथ, भैया प्रॉपर्टी को लेकर अलग होऊंगा, विद। पैसा, पैसा पैसे के साथ अलग होऊंगा, विद। माताजी से अलग हुई, फ्रॉम। लव्ड वन, भैया प्रेमी से अलग हुए, फ्रॉम। पहला पेयर तो हो गया, चलो आ जाओ पेयर नंबर 2, डाई। दूसरा केस किसका है भाई, डाई। दूसरा केस है डाई। इनमें से एक केस जनरली आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अगर मृत्यु हो रही है किसी की बीमारी से, तो वहां बीमारी से मरना, तो आप क्या प्रपोजिशन लगाओगे, ऑफ। लेकिन अगर किसी कारण से मरने के लिए हो रही है तो वहां क्या लगाओगे, फ्रॉम। अगर भुखमरी से, स्टारवेशन से, ओवर, यार अच्छा ये तो इसके एग्जाम्पल है, ओवरवर्क, ओवर ड्रिंकिंग, मान लो लोग शादी में फ्री की मिल रही है पीते जा रहे हैं। ओवर ईटिंग, किसी की शादी में चले गए खाते खाते पागल ही हो गए हैं, ठीक है भैया, आज कई लोग कहते हैं आज ही मिलेगा भैया सब कुछ है ना, फ्री का मिल रहा है, ओवर ईटिंग कर रहे हैं तब भी हो जाता है। अगर वॉर में या एक्सीडेंट में मृत्यु होती है तो इनका इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी पर्पस के लिए, मान लो आपने जान दे दी, देश के लिए जान दे दी, भगत सिंह ने देश के लिए कुर्बानी दे दी, तो पर्पस मतलब फॉर। आपने कहा भैया मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, ठीक है, तो आई विल डाई फॉर यू, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, है ना। तो किसी के लिए, फॉर समवन या समथिंग, मतलब कोई पर्पस अगर है तो यू विल डाई फॉर। ठीक है भाई, चलो अब आ जाओ फटाफट एग्जाम्पल देखते चलो। ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम कैंसर, यहां मैंने फ्रॉम क्यों लगाया, क्योंकि यहां वर्ड क्या है, सफर, और जब आप बीमारी से सफर करते हो तो सफर फ्रॉम डिजीज। लेकिन जो तुमसे पूछा गया है वो मरने के लिए, मृत्यु के लिए, तो डाई ऑफ इट, और इट क्या है यहां पर, कैंसर। तो ये मत कहना सर आपने तो यहां ऑफ बताया था, डाई के पीछे ऑफ बताया था यहां पर, लेकिन यहां पर इसने सफर के पीछे पूछा है, तो सफर फ्रॉम डिजीज और डाई ऑफ डिजीज, बीमारी से मरना ऑफ, और बीमारी से सफर होना फ्रॉम, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाओ। ठीक है भाई, नेक्स्ट, 1000 ऑफ चिल्ड्रन डाई फ्रॉम हंगर। नेक्स्ट, उसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हुई
तो ये क्या आ जाएगा, डाई इन एन एक्सीडेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट, मैनी सोल्जर्स डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है जॉब में रहते रहते मृत्यु होना, यानी कि डाई ऑन ड्यूटी। भगत सिंह डाइड मदरलैंड, तो मातृभूमि के लिए भगत सिंह ने क्या दे दी, जान दे दी। तो डाई फॉर, किसी के लिए जान दे देना। नेक्स्ट, अगला पेयर है डील। डील का मतलब दो मीनिंग होते हैं। एक डील करना होता है व्यापार करना। अगर आप किसी से व्यापार कर रहे हो, आपको सेंटेंस में सेंस आ रहा है डील में बिजनेस की, व्यापार की, तो आप प्रपोजिशन केवल क्या लगाओगे, इन। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो या किसी सब्जेक्ट मैटर पे डील हो रहा है, तो वहां क्या लगेगा, विद का इस्तेमाल होगा। या यूं कह दो कि अगर डील बिजनेस का हो रहा है तो डील इन, और उसके अलावा किसी चीज की भी डील हो रही है तो आप क्या यूज करोगे, डील विद। ठीक है। पहला, माई एल्डर सन, मेरा जो बड़ा बेटा है, डील करता है स्पेयर पार्ट्स में। स्पेयर पार्ट्स तो समझते हैं, जो वो गाड़ी के पार्ट्स होते हैं उनका। एंड मैनेजेस हिज ब्रेड एंड बटर, और उसी से अपनी ब्रेड एंड बटर कमाता है। ब्रेड एंड बटर का मतलब बताओ यहां पर क्या है, रोजी रोटी। इसका मतलब है पैसा, रोजी रोटी कमाता है, अर्निंग, इनकम। तो इसका मतलब इसका क्या करता है, वो व्यापार करता है स्पेयर पार्ट्स का। तो पहले वाले में क्या आ जाएगा, इन। दूसरा, अच्छा लिखा तो है यार, ये मैंने यहां पे लिख रखा है, सब लिख रखा है। हर फादर डील्स स्टेशनरी, उसके फादर का स्टेशनरी पेन पेंसिल का व्यापार है। स्टेशनरी तो जानते हो आप। तो हर फादर डील्स, क्या आ जाएगा यहां पर, इन स्टेशनरी। दिस बुक ऑफ प्रपोजिशन, ये जो प्रपोजिशन की किताब है, डील करती है थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस, इसमें हजारों क्वेश्चन है। तो यहां डील के साथ इन नहीं आएगा, डील के साथ आएगा विथ। आगे बात समझ में। ठीक है भाई। एक क्वेश्चन मैं अभी आपको कराऊंगा, पहले इसको देखो। अ टीचर शुड डील ऑनेस्ट ऑब्लिक ऑनेस्टली, तो यहां डील क्या है, वर्ब है। डील यहां पर क्या है, डील क्या है, वर्ब है। ठीक है। और इसके साथ आएगा ऑनेस्टली, डील ऑनेस्टली वर्ब की विशेषता बताएगा एडवर्ब। लेकिन स्टूडेंट्स के साथ, पर्सन के साथ डील करना है, तो डील यहां पर क्या लेगा अपने पीछे, विद। बच्चों इसमें एक क्वेश्चन जो है वो गलती हो गई पीछे, इसको करेक्शन कर लेना। ठीक है। कौन से वाला, ये एक्सेप्शन था इसमें। ठीक है। कौन सा वाला, हाँ यहां से इसको हटा देना, ये स्टारवेशन वाला जो क्वेश्चन है। देखो, जो स्टारवेशन है, ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आपको ये हंगर वाला क्वेश्चन आएगा ना, ये हंगर वाले क्वेश्चन में डाई ऑफ ही लगेगा, फ्रॉम नहीं लगेगा। बाकी आप ओवर वर्क, ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग जो भी लगाओगे सबके साथ फ्रॉम लगेगा। लेकिन जो ये डाई ऑफ हंगर, जो ये हंगर वाला केस है ना, इसमें यानी कि ऑफ ही लगेगा, डाई ऑफ हंगर। लिख लो इसको जरा, ये फिक्स है। ठीक है। क्योंकि इसका पेपर में भी क्वेश्चन आपका ये आंसर आ चुका है, हंगर वाला जो केस है, इसमें फ्रॉम नहीं लगेगा। ये आप इसको चाहे तो वैसे भी चेक कर लेना। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी हो, आपका जितनी भी बुक्स हैं सब में ऑफ ही दिया होगा। अगर फ्रॉम कहीं दिया है तो गलत है, क्योंकि एग्जाम में भी एग्जामिनर इसका आंसर जो है वो ऑफ ही देता है हंगर वाले केस में। बाकी आपको ये ओवर वर्क, ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग जो भी होगा सब में फ्रॉम ही लगेगा। ठीक है। तो हंगर वाला जो केस है उसमें ऑफ लगेगा, इसको आप करेक्शन कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है एंग्री। देखो, एंग्री अगर आप किसी पर्सन के साथ एंग्री हैं, तो पर्सन के साथ एंग्री होने पर क्या लगेगा, विद। लेकिन अगर आप उसके एक्शन पर नाराज हैं तो क्या लगेगा, एट। जैसे मान लो मैं भोलू के साथ एंग्री हूं, तो भोलू क्या हो गया, पर्सन, तो आई एम एंग्री विद भोलू। लेकिन भोलू कल स्कूल नहीं आया, इस बात पर एंग्री हूं, तो भोलू की एब्सेंस पर एंग्री हूं, तो एंग्री एट। आगे समझ में। अब फटाफट जल्दी से फिल करो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट वाला रिपीट करता हूं, रिपीट। एफसीआई पंजाब हरियाणा वॉचमैन ज्वाइनिंग डेट प्लीज सपोर्ट सर। क्या है यार ये एफसीआई वाला केस, मेरे को समझ नहीं आया।
चलिए, तो पहला क्वेश्चन है द टीचर वॉज एंग्री रोहन्स इम्प्यूडेंस। यार जिसने भी विद लगा रखा है ना रोहन को देख के, भाई दिमाग लगाओ, रोहन की इम्प्यूडेंस। इम्प्यूडेंस का मतलब क्या होता है? इम्प्यूडेंस का मतलब होता है डिसओबीडियंस, अभद्र व्यवहार, गुस्ताखी। और मैंने कराया हुआ है वोकैब वाली क्लास में ही आपको। तो रोहन से नाराज नहीं है टीचर, रोहन की जो डिसओबीडियंस है, गुस्ताखी, तो इसके साथ आएगा एट। देखो किस किस का सही है। ये विद वालों सुधर सुधर जाओ, देखो वहां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। शी इज एंग्री यू, यू क्या है? पर्सन, तो आंसर हो जाएगा इसका विद। नेक्स्ट, अगला पेयर क्या है? हार्ड। एंग्री का समझ में आ गया होगा सभी को, एंग्री विद पर्सन और एंग्री एट समथिंग, ठीक है, एक्शन किसी भी चीज पर, ठीक है। हार्ड, देखो हार्ड का पेयर कैसे बनता है? एक बनता है हार्ड अप और एक बनता है हार्ड बाय। अगर मैं हार्ड अप हूं, क्या हूं? अगर मैं हार्ड अप हूं तो इसका मतलब मैं कंगाल हो गया हूं, पैसे की तंगी आ गई है। फाइनेंशियली टाइट होना, फाइनेंशियली टाइट होने का मतलब पैसे की तंगी होना, पेनीलेस या पैसे की तंगी होना। लेकिन हार्ड बाय, जब भी हार्ड के पीछे बाय आएगा तो इसका मीनिंग होता है नियर बाय, नजदीक होना। फिर से देखो, किसी ने कहा यार मुझे ना 500 रुपए दे दे, आपने कहा यार मैं तो कंगाल हो गया हूं, तो आप क्या कहोगे? हार्ड अप या हार्ड बाय? तो आप कहोगे आई एम हार्ड अप, आई एम हार्ड अप दीज डेज, आजकल तो मैं भैया हार्ड अप हो गया हूं, ठीक है। लेकिन आपका स्कूल पास में ही है, तो आप कैसे कहोगे? दैट माई स्कूल इज हार्ड बाय। और हार्ड बाय का मतलब होता है नियर बाय। तो एग्जाम्पल, नाउ राहुल गांधी जो है वो क्या हो चुके हैं? कंगाल हो चुके हैं, इसीलिए ही शुड गो टू इटली टू लुक आफ्टर हिज 5 स्टार होटल्स। अपने होटलों की देखभाल करने के लिए उन्हें निकाल दिया गया है संसद से। माई कॉलेज इज हार्ड देयर फोर आई गो देयर ऑन फुट, सॉरी ऑन बाइसिकल। देखिए, आप जब बाइसिकल से जाते हैं ना तो बाय बाइसिकल नहीं होता, ये भी आगे पढ़ाएंगे। बाइसिकल पे चलने के लिए ऑन बाइसिकल, और पैदल जाना हो उसके लिए भी। एनडीए में आया था, उसने पूछा था कि पैदल चलने के लिए क्या कहते हैं, तो बाय फुट या ऑन फुट? ऑन फुट, याद रखना ये, ठीक है जी। 5 सितंबर 2020 को आया था ये, 5 सितंबर 2020, जब कोविड चल रहा था उस समय पर ये एक ही पेपर हुआ था, उसमें आया था ये क्वेश्चन, पैदल चलने के लिए। उसने कहा था बाय फुट, तो जबकि ऑन फुट होता है, ठीक है। तो माई कॉलेज इज हार्ड बाय। ठीक है भाई। नेक्स्ट, अगला पेयर नो। ये देखो, ये एक्टिव पैसिव में भी बहुत दिक्कत होती है। नो का पेयर क्या है? एक्टिव वॉइस में इसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं होती, कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होती एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में दो आती हैं, या तो आता है टू और या आता है फॉर। कैसे? जब आप नोन किसी पर्सन के लिए हो, पीपल, तो वहां तो आएगा टू, लेकिन अपने काम के लिए, अपने कर्मों के लिए, एक्शन के लिए नोन हो तो वहां आएगा फॉर। अब कैसे समझेंगे इसको? पहला एग्जांपल, शी नोज मी, वो मुझे जानती है। ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? एक्टिव वॉइस, तो यहां कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। अच्छा, कई बच्चे जो बिगनर है ना, मेरे साथ बेसिक्स पढ़ रहे हैं, उनको तो एक्टिव पैसिव निकालने में दिक्कत होती है। तो आपको एक तरीका बताता हूं। पैसिव की फॉर्म, पैसिव की पहचान होती है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होनी चाहिए? थर्ड फॉर्म। इसी को आप पैसिव कहोगे, ठीक है। हाँ भाई, ये बात आ गई समझ में? यहां तक कोई डाउट है किसी को? जल्दी बोलो फटाफट, तेजी से। हाँ भाई, ये क्लियर हो गया? तो ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। अब देखो, आई एम नोन, अब ये बताओ इज एम आर के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म आ गई? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो ये कौन सा वॉइस हो गया? पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में तो आपको देखना पड़ेगा, अगर आगे दिया है पर्सन तो आएगा टू, और अगर दिया है एक्शन तो आएगा फॉर। तो आई एम नोन हर, हर कौन है बताओ? कौन है हर? पर्सन, और पर्सन के लिए क्या आएगा? टू। आई एम नोन टू हर। कोई डाउट यहां तक? मतलब वो मुझे जानती है। यू वर नोन, देखो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो ये कौन सा वॉइस हो गया? पैसिव वॉइस हो गया।
और मेरे भाई पैसिव वॉइस में हिम कौन है यहां पर? पर्सन। और पर्सन के लिए क्या आ जाएगा? टू। लगा दिया होगा टू सबने। ये बात। रतन टाटा इज नोन, इज हेल्पिंग वर्ब, नोन मेन वर्ब, एक्टिव बोले या पैसिव? पैसिव वॉइस, थर्ड फॉर्म आ गई इज एम आर के साथ। और चैरिटी बताओ फटाफट क्या है, पीपल या एक्शन? चैरिटी है एक्शन, तो अपनी चैरिटी के लिए जाने जाते हैं। ये बात देखो, हेयर फॉर इज यूज फॉर एक्शन चैरिटी। एक एग्जांपल बताओ जरा। दे वर नोन देयर मिसडीड्स। चलिए मैं भी तो देखूं कौन करेगा इसको। लगाओ। बताओ भाई। पक्का? क्यों? एक्शन मिसडीड गलत करना। अच्छा इतने इंटेलिजेंट हो तुम लोग, वाह। हाँ जी, मिसडीड्स का मतलब होता है कुछ गलत करना, रॉन्ग डूइंग्स। यार तुम अभी से ही इतना गुड, वेरी गुड। ओके, दोनों सीबीएसई से हैं? वेरी नाइस। दे वर नोन, तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, ये हो गया पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में मिसडीड्स, रॉन्ग डूइंग्स, बुरे कर्मों के लिए, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका एक्शन। और एक्शन के लिए क्या आ जाएगा? फॉर। गुड, शाबाश। नेक्स्ट, टॉक। जब टॉक अपने पीछे टू लेगा, वो कब लेगा? जब टॉक वर्ब के रूप में यूज होगा उस समय वो लेगा टू। और जब टॉक नाउन के रूप में यूज होगा तब वो अपने पीछे लेगा विद। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि टॉक वर्ब है या नाउन है? भाई ये तो बड़ा आसान हो गया, वर्ब होगा तो टू, नाउन होगा तो विद। ये तो लर्न करना बड़ा आसान है। लेकिन टफ क्या है? टफ है पहचानना। जनरली टीचर्स क्या करते हैं, भैया वर्ब के रूप में होगा तो ये लगा देना, नाउन के रूप में होगा ये लगा दे। लेकिन मुद्दा तो ये है पहचानोगे कैसे? अब पहचानने का तरीका सुनो। क्योंकि यही शब्द तो वर्ब भी यूज हो रहा है और यही नाउन भी इस्तेमाल हो रहा है, तो पहचानने का तरीका क्या होगा? देखो, पहचानने का तरीका यह है कि अगर आपको कभी भी टॉक के पीछे आर्टिकल लिखा हुआ नजर आ रहा है तो आर्टिकल के बाद वर्ब भी किसका काम करती है? नाउन। या एडजेक्टिव लिखा हुआ आ रहा है तो भी क्या आएगा? नाउन। ठीक है, चलो तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। आई टॉक्ड टू हर यस्टरडे, तो यहां टॉक में ईडी लग गया। सब्जेक्ट के बाद बताओ ये क्या है? नाउन है या वर्ब है? वर्ब है। ईडी किस में लगता है? वर्ब में लगता है। तो टॉक प्रूव हो गया कि ये वर्ब है। वर्ब है तो टू यहां पर सही है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल बताओ। आई हैड अ टॉक, और देखो मैंने बिल्कुल लिखा हुआ है कि आर्टिकल ए हो, एन हो या दा हो, कोई भी आर्टिकल हो, आर्टिकल के बाद जब कोई वर्ब आती है तो वो नाउन का काम करती है। किसका काम करती है? नाउन का। ठीक है, तो आई हैड अ टॉक, आर्टिकल के बाद यहां टॉक किसका काम करेगा? वर्ब का या नाउन का? नाउन का बेटे। आर्टिकल के बाद किसका काम करेगा? आर्टिकल के बाद काम करेगा नाउन का। तो आंसर यहां क्या होगा? आई हैड अ टॉक विद हर, मेरा उससे एक वार्तालाप हुआ। ये बताओ, विल यू नॉट टॉक। अब देखो, विल यहां पर क्या है? मॉडल, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के पीछे मेन वर्ब, तो इसका मतलब ये वर्ब है, और वर्ब है तो आंसर क्या होगा? टू। और चौथे में, डिड शी हैव अ टॉक, आर्टिकल के बाद टॉक क्या हो जाएगा? नाउन। हो गया नाउन, तो आंसर क्या होगा यहां पर? विद। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? एक एग्जांपल मुझे बताओ करके यहां पर। बोलो, बताओ भाई आंसर क्या होगा? हाँ जी,
आपकी पुरानी वीडियोस कहां मिलेंगी बेटा? पुरानी वीडियोस सारी आपको सिलेबस बाय करना पड़ेगा मात्र 499 में, CDA कैडेट डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पे, उस पे सारी पीडीएफ्स और सारी प्रीवियस वीडियोस सब मिल जाएंगी। ठीक है, कंप्लीट वोकैबुलरी की भी और ग्रामर की भी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी। ठीक है, हाँ जी। अब देखो माय क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव अपने पीछे क्या लेता है? नाउन। तो टॉक यहां किसका काम कर रहा है? नाउन। और नाउन के रूप में क्या आएगा? विद। माय टॉक विद हिम। ठीक है जी, ये होता है बेसिक्स। ऐसे सीखते हैं बेसिक्स में, रट्टा नहीं लगाते। मैरी, चलिए आपकी शादी कराते हैं प्रेपोजिशन के साथ। उस दिन भी कराई थी, आज एक बार फिर से कराते हैं। देखो बच्चों ध्यान से सुनना भाई, मैरी जो वर्ड है ना, ये वर्ब में ही इस्तेमाल होता है। मैरी का नाउन, मैरी नाउन नहीं रूप में नहीं इस्तेमाल होता, सिर्फ वर्ब में ही होता है। जब ये एक्टिव में इस्तेमाल होता है कोई प्रेपोजिशन नहीं लेगा। जब ये पैसिव में इस्तेमाल होता है तब क्या लेगा? टू। आगे समझ में? अब मैं उनका भूत उतार देता हूं जो कहते हैं कि अगर लड़का लड़की से करेगा तो टू और लड़की लड़के से करेगी तो विद। ठीक है, ऐसे वालों के लिए पहले कमेंट में 2 शब्द लिख दो फटाफट, क्योंकि आधे तो ऐसा दिमाग में लिए हुए बैठे हैं। ठीक है, उनके लिए बताता हूं कि जो विद कभी कभी उन्होंने सुना है ना, वो लगता है मैरिज के साथ। और मैरिज जो वर्ड है वो अपने आप में क्या है? नाउन। और ये शब्द जो है नाउन अपने साथ क्या लेता है? विद लेता है। ये फिक्स है इसके साथ। ठीक है भाई, चलिए अब मुझे बताओ ये सेंटेंस, ही मैरिड हर लास्ट ईयर, मुझे बताओ ये सेंटेंस एक्टिव में है पैसिव में? बताओ फटाफट, पहचान के बताओ। एक्टिव में, क्योंकि बच्चों पैसिव में हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आती है, और यहां सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। और जब ये एक्टिव में है तो कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। ठीक है, अब ये वॉजवर हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म, तो ये कौन कौन सा हो गया? एक्टिव या पैसिव? और पैसिव वॉइस में क्या आएगा? टू आएगा। सर एयरफोर्स वाले क्लास देख सकते हैं? हाँ जी देख सकते हैं। एयरफोर्स वालों को क्या करंट लग जाएगा इससे? देखो एक एग्जांपल लिखो, बताओ इसमें क्या आएगा? ठीक है, उसने अपने स्कूल के दोस्त से शादी की और उसकी जो शादी है वो सक्सेसफुल है। बताओ। हाँ तो सही तो है। हर मतलब एक लड़की है जिसकी शादी जिसके फ्रेंड से, तो हर फ्रेंड उस लड़की का तो फ्रेंड होगा। समझा? नहीं तो इतना मारूंगा। हम्म। हाँ जी, अब यहां मैरिज क्या है? नाउन है, तो आंसर क्या होगा इसका? विद। दूसरा बताओ जरा फटाफट, ये वाला बताओ, चलो भाई। पक्का? कैसे है? देख भाई, विल हेल्पिंग वर्ब आ गई, मॉडल के पीछे बी लग के अगर थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये कौन सा वॉइस हो जाता है? पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में हम क्या लगाते हैं? टू। हाँ भाई, हो गया। चलो अगला, कंप्राइज। जिस पेपर का मैंने अभी तुम्हें जिक्र किया था ना 2020 एनडीए वाला, उसी में ही क्वेश्चन ये भी था, पहला ही था कंप्राइज वाला, 5 सितंबर का जो पेपर था। और लगभग लगभग हर एग्जाम में इसको देता है कंप्राइज वाले को। अगर एक्टिव वॉइस में इसका इस्तेमाल हो रहा है तो नो प्रेपोजिशन, और पैसिव में इस्तेमाल हो रहा है तो क्या लगेगा? ऑफ।
अब एक्टिव पैसिव निकालना तो आ गया ना, क्या बताओ ये एक्टिव है या पैसिव है? थर्ड फॉर्म तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस। प्रपोजिशन लगेगा? नहीं लगेगा, कोई प्रपोजिशन नहीं लगेगा, ठीक है। और लिख भी दिया द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस देयरफॉर नो प्रपोजिशन आफ्टर कंप्राइजेस इज रिक्वायर्ड, कोई प्रपोजिशन नहीं है। द स्कूल इज हेल्पिंग वर्ब, कंप्राइज्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये कौन सा वॉइस हो गया? और पैसिव वॉइस में ऑफ लगेगा, पैसिव वॉइस में ऑफ लगेगा। ठीक है भाई। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, कैसे कोर्स बाय करें? भाई यार मैं इसकी वीडियो कल बनाने वाला था, लेकिन फिर मेरे को ध्यान नहीं रहा। मैं आपको बता दूंगा कैसे, क्योंकि काफी सारे बच्चे परेशान हैं इसमें, ठीक है। तो कोशिश करता हूं मैं आज ही बना देता हूं अभी इसके बाद ही, कि आपको कैसे बाय करना है और कैसे आपको पीडीएफ मिलेंगी, एप्लीकेशन में मिलेंगी। आप पहले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, इसका लिंक दिया हुआ है इसमें वीडियो के नीचे, इस वीडियो में लिंक लग जाएगा एप्लीकेशन का, लिंक है। हाँ तो एप्लीकेशन का इस वीडियो के नीचे लिंक होगा, आपको वहां से डाउनलोड करना है इसको, ठीक है। चलिए अगला है आस्क। देखो अगर आस्क अपने पीछे, ध्यान से सुनना, आस्क के पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी अगर हम किसी व्यक्ति से कोई चीज पूछ रहे हैं, यानी कि कोई पर्सन सीधा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन आस्क के पीछे फॉर लगेगा अगर आस्क फॉर में हमें डिमांड का मीनिंग चाहिए, यानी कि अगर हम मीनिंग चाहते हैं मांग करना तो आस्क फॉर बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर है हमारा मतलब कुछ पूछना, जैसे मैं कहूं उसने मुझसे पूछा, तो ही आस्क्ड मी या ही आस्क्ड फॉर मी? ही आस्क्ड मी, ठीक है। तो जब आप किसी से कुछ पूछोगे तो सीधा ऑब्जेक्ट, लेकिन जब आप किसी चीज की डिमांड करोगे तो आस्क फॉर, ठीक है। जैसे मदर टेरेसा ने आस्क किया एक बिल्डिंग का, तो क्या बिल्डिंग से कुछ पूछ रही हैं? नहीं, बिल्डिंग की क्या कर रही हैं? डिमांड। तो क्या हो जाएगा? आस्क फॉर अ बिल्डिंग, जहां पर वेयर शी एंड हर वर्कर्स कुड केयर फॉर द पुअर, वो गरीबों की देखभाल कर सकें। उस लड़की ने मुझसे पूछा कि मैं कहां रहता था, तो आस्क्ड मी, तो इसका मतलब कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। सर खानसर वाले मैटर का क्या हुआ? हाँ जी, खानसर वाले मैटर का भी बताता हूं क्या हुआ, ठीक है। चलिए भाई 10 पेयर मैंने आपको यहां तक करा दिए हैं, और उससे पहले 2 कॉन्सेप्ट भी समझा दिए थे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, समय हो चला है अब क्लास का। तो भैया अब वोकैबुलरी के लिए फटाफट सुन लो, आप लोग किस टाइम पर आओगे, ठीक है। अब इतना मोटा, अरे हाँ जी, 3 PM to 4 PM वोकैबुलरी क्लास। ठीक है मेरे भाई, 3 से 4 पे। और बाकी मैराथन का मैं आपको बता दूंगा कि कब होगी मैराथन, ठीक है। और जिन बच्चों ने सिलेबस बाय करना है और वो प्रॉपरली ढंग से तरीके से सिलसिलेवार तरीके से पढ़ना चाहते हैं और रिवीजन वगैरह भी करना चाहते हैं, तो वो फिर से मैं आपको बता दूं, ज्यादा नहीं है, यूं तो ज्यादा हर चीज ही ज्यादा होती है जब हमें सीरियसली नहीं पढ़ना होता और हमें लगता है कि कुछ भी। अदरवाइज 499 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, आप 2 बार महीने में रिचार्ज करा लो तो आपका अमाउंट हो जाता है। और ज्यादा तो 1999 था जब मैंने 1999 रखा था। तो आप इसमें आपको ग्रामर की भी क्लास मिलेगी और आपको इसमें वोकैब की भी क्लास मिलेगी, प्लस आपको इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा, और इन सब की मिलेगी पीडीएफ्स। और लास्ट में जब पेपर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको इसमें प्रैक्टिस शीट्स भी मिलने लग जाएंगी, मतलब एक्स्ट्रा शीट्स, प्रैक्टिस शीट्स, वो आपको एप्लीकेशन पे ही अपलोड होती रहेंगी, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, चलिए तो बस यहीं तक रखते हैं, ठीक है जी। और इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अभी वीडियो प्राइवेट नहीं होगी, थोड़ी देर तक आप वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और उसमें बाय का ऑप्शन आएगा आपके पास, ठीक है जी। तो हम दोपहर को मिलेंगे कितने बजे? 3 से 4 बजे, ठीक। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।